एक छोटे से गांव में कोमल, दिशा और पूजा नाम की 3 बहन रहा करती थी। उन तीनों ही बहन को मेकअप करने का बहुत शौक था, इसलिए वो गांव की औरतों और लड़कियों का मेकअप किया करती और इसी तरह से वो तीनों कुछ पैसे भी कमा लिया करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, तीनों बहन एक दुल्हन को सजाकर अपने घर जाती है, जहां उसके पिता उन तीनों से बोलते हैं, आ गई मेरी तीनों बेटियां दुल्हन को सजाकर। हाँ पिताजी। चलो अच्छा है। वैसे मेरे पास तुम तीनों के लिए एक खुशखबरी है। वो क्या पिताजी? जिस तरह से आज तुम तीनों बहन एक दुल्हन को सजाकर आई हो, ठीक उसी तरह से बहुत जल्द तुम तीनों बहन भी दुल्हन बनने वाली हो। शहर से तुम तीनों बहनों के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। अपनी शादी की बात सुनकर पूजा अपने पिता से बोलती है, पिताजी, क्या आपने हमारे ससुराल वालों से बात की कि शादी के बाद हम तीनों बहन अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चला पाएंगे क्या? पूजा की बात सुनकर पूजा के पिताजी उससे झूठ बोल देते हैं। अरे हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। अब इस तरह से बहुत जल्द उन तीनों बहनों की एक ही घर में शादी हो जाती है, लेकिन उन तीनों की सास कमला थोड़ी सी खड़ूस होती है, तो वहीं उन तीनों के पति रवि, विनोद और नील उन तीनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन तीनों के पति उनसे उखड़े रहते हैं और वह अपनी सास को कुछ नहीं कहती। और ऐसे ही एक दिन, दीदी, पिताजी ने कहा था कि शादी के बाद हमारे ससुराल वाले हमें अपना खुद का एक छोटा सा पार्लर चलाने देंगे, लेकिन हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं और हमारे पतियों में से तो हम में से सही से बात भी नहीं की, और माँ जी हमें हर छोटी गलती के लिए डांटती रहती है। पूजा तो बिल्कुल ठीक कह रही है और मेरा तो मेकअप करने का बहुत मन कर रहा है। मेरे हाथों में तो खुजली हो रही है कि अब मैं किसी को सजाऊं। तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रही हो। जब से हम तीनों इस घर में बहू बनकर आई हैं ना, तब से हमने एक भी बार किसी का मेकअप नहीं किया। मैं एक बार माँ जी से बात करके देखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ जी जितना ऊपर से सख्त दिखाई देती है ना, अंदर से उतनी ही नरम है। कोमल हिम्मत करके अपनी सास कमला के पास जाकर बात करती है, माँ जी, हम तीनों को मेकअप करने का बहुत ही ज्यादा शौक है, और माँ जी हम तीनों बहनों का गांव में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी था। हाँ बहू, मैं सब जानती हूँ कि किस तरह से तुम तीनों बहन गांव में रहकर लोगों के मुंह पर मेकअप थोपा करती थी। फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो माँ जी, पिताजी बता रहे थे कि आप लोगों को हम तीनों बहनों के पार्लर दोबारा शुरू करने से कोई ऐतराज नहीं है, तो माँ जी मैं आपसे यही पूछने आई थी कि अगर हम तीनों बहनें एक छोटा सा पार्लर खोल लें तो? अगर तुम तीनों के पास इतने पैसे हैं तो तुम तीनों अपना छोटा सा पार्लर खोल सकती हो, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जब से मैंने उन तीनों की शादी करवाई है, उन तीनों ने खर्चा देना बंद कर दिया है। कमला की बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर अपनी दोनों बहनों को इस बारे में बताती है, जिसके बाद वो तीनों बहन अपना ब्यूटी पार्लर चलाने का सपना छोड़ देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उन तीनों के पति दूसरी शादी करके अपनी बीवियों के साथ घर आ जाते हैं। ये देखकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने तीनों बेटों से बोलती है, अरे कल मुँहो, ये क्या किया तुम तीनों ने? तुम तीनों पहले से ही शादीशुदा और तुम तीनों ने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी इन बहुओं का क्या होगा? माँ, आप अपनी इन तीनों बहू को संभालो, क्योंकि हम तीनों इन तीनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हम अपनी दूसरी बीवी से प्यार करते हैं, परंतु मजबूरी में आकर हमने ये शादी की, क्योंकि अगर हम ये शादी नहीं करते तो आप हमें इस घर से निकाल देती। परंतु शादी होने के बाद ये घर पूरी तरह से हमारे नाम है, इसीलिए अब आप इन तीनों बहू के साथ हमारे घर से निकल जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं? ये घर माँ जी का है और आप माँ जी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। हम सिर्फ माँ को ही नहीं, तुम तीनों को भी इस घर से निकाल रहे हैं। अब तुम तीनों बहू अपनी सास को संभालो। इस तरह से कमला के तीनों बेटे अपनी माँ और अपनी पहली पत्नियों को घर से निकाल देते हैं। ये सब देखकर कमला खुद को कोसने लगती है और दिशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप खुद को क्यों कोस रही हैं? आपने तो इन तीनों के लिए पता नहीं क्या क्या किया, परंतु आपके तीनों बेटे ही तो निकम्मे निकले ना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए,
हम तीनों बहुएं हैं ना आपके साथ। हम तीनों बहनों को ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। अगर आप हमें इजाजत दें तो क्या हम हमारे सारे गहने बेचकर खुद का एक छोटा सा पार्लर खोल सकते हैं, ताकि हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को चला सकें। इस बार कमला कोमल को मना नहीं कर पाती, जिसके बाद कमला खुद अपने सारे गहने कोमल के हाथ में थमा देती है और कोमल सारे गहने ले जाकर बेच देती है और उनसे मिले पैसों से पार्लर की कुछ जरूरी सामान खरीद लेती है। अब वो तीनों सास बहू किराए पर एक छोटा सा पार्लर ले लेती हैं और उसी में रहकर अपना पार्लर का काम करती है। कुछ दिनों बाद पार्लर में निशा आंटी आती हैं। अरे कमला बहन, तू यहाँ, वो भी अपनी तीनों बहुओं के साथ? हाँ बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, किस्मत की कैसी मार पड़ी है हम सास बहुओं के ऊपर। इतना बोलकर कमला अपना सारा दुख निशा को बताती है और उससे बोलती है, खैर निशा, तू मेरी छोड़, तू अपनी बता यहाँ कैसे। अरे मेरी भतीजी की शादी है और तू तो जानती है कि मोहल्ले में एक भी ढंग का पार्लर नहीं। मैंने ये नया पार्लर देखा तो सोचा क्यों ना एक बार इस पार्लर में जाया जाए। अरे तो फिक्र क्यों कर रही है, तूने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी तीनों बहुओं को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। इस तरह से कमला की तीनों बहू निशा आंटी का मेकअप करती है और वो तीनों बहू को मेकअप करने का 5000 देकर चली जाती है। अब इसी तरह से एक एक करके उनके दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और कमला की तीनों बहू का पार्लर 3 बहुओं के नाम से फेमस हो जाता है और इसी तरह से वो तीनों काफी अच्छी कमाई करने लगती है। एक दिन कमला के तीनों बेटे आते हैं और हाथ जोड़कर अपनी पत्नियों से माफी मांगते हुए उनसे बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमने आप चारों को आपके ही घर से निकाल दिया और इसकी सजा हमें ऐसे मिली है कि हमारी बीवियों ने हमें तब अकेला छोड़ दिया जब हमारा सब कुछ लुट गया और हमें नौकरी से निकाल दिया गया। बेटा, ये तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है तुम्हें, अभी तो ये शुरुआत है बस। माँ, हम जानते हैं दिशा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो आज हम तीनों भाई यहाँ आकर आप चारों से माफी मांग रहे हैं। अब हमें आप माफ कर दो और हमारे साथ चलो। बेटा, एक माँ होने के नाते मैं तुम तीनों को माफ कर दूंगी, पर तुमने मेरी बहुओं का भी दिल दुखाया है, इसीलिए अब मेरी बहुओं का जो फैसला होगा वही मेरा आखिरी फैसला होगा। माँ जी, हमें माफ करना, अब हम तीनों इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। इनका क्या भरोसा माँ जी, इन तीनों की जिंदगी में दोबारा से इनकी दूसरी बीवी आ गई तो ये हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे अपनी जिंदगी से। कोमल की ये बात सुनकर कमला अपने बेटों के साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद कमला की तीनों बेटे मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और इस तरह से कमला की तीनों बहुएं अपना ब्यूटी पार्लर का काम करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को चलाती हैं। मायानगर गांव में तारा नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चे पिंकी और राजू के साथ रहा करती थी। माया बहुत गरीब थी। ऐसे ही एक दिन माया बाजार से सब्जी लेकर आती है कि तभी भारी वर्षा होने लगती है। भारी वर्षा होने की वजह से माया अपने दोनों बच्चे पिंकी और राजू के साथ अपने टूटे हुए घर में चली जाती है और खिड़की से बारिश को देखने लगती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है और अब तो घर की छत भी टपक रही है। अब बच्चों के लिए खाना कैसे बनाऊं? इतना सोचकर तारा बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगती है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती और धीरे धीरे गांव में पानी भरने लगता है। साथ ही अब देखते ही देखते तारा के घर में भी पानी भरने लगता है, जिस वजह से वे अपने घर का कुछ जरूरी सामान बेड के ऊपर रख देती है और बच्चों को भी बेड से नीचे उतरने से मना कर देती है और खुद मन ही मन सोचती है, हे भगवान, प्लीज ये भारी बारिश होना बंद करा दो। अगर वर्षा इसी तरह से होती रही तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और अगर गांव में बाढ़ आ गई तो मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? तारा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसका बेटा राजू तारा से बोलता है, माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तो तुम आ चुकी हो, अब कुछ खाने को दो ना। बेटा, बारिश बंद हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। देखो देखो, घर में पानी भर गया है, ऐसे में खाना बना पाना मुश्किल है। अपनी माँ की बात सुनकर राजू भी चुप हो जाता है और कुछ देर बाद राजू और पिंकी सो जाते हैं।
लेकिन पूरी रात इसी तरह से बारिश होती रहती है, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के आने से गांव के सभी लोग अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, लेकिन तारा का इस दुनिया में उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं था। इसलिए जब गांव में बाढ़ आती है तो तारा अपने दोनों बच्चों को लेकर पास के गांव में चली जाती है। लेकिन उस गांव के लोग मायानगर के लोगों से नफरत करते थे, इसलिए वह लोग तारा को वहां नहीं रुकने देते और उससे बोलते हैं, देखो बहन, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप किसी दूसरे गांव में चली जाओ, क्योंकि हमारे और तुम्हारे गांव की दुश्मनी चल रही है और हम अपने दुश्मन गांव वाले किसी भी शख्स को अपने गांव में पनाह नहीं दे सकते। भैया, तुम मुझे बहन भी बोल रहे हो और मुझसे दुश्मनी भी निभा रहे हो। थोड़ी सी तो दया करो। मैं गरीब हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं यहाँ से भी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। वो हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि तुम हमारे दुश्मन गांव से हो, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो हम सभी गांव वाले तुम्हें धक्के मार कर हमारे गांव से निकाल देंगे। सभी गांव वालों की ऐसी नफरत देखकर तारा चुपचाप अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से चली जाती है और एक जंगल में जाती है। जंगल में जाने के बाद पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये तो जंगल है और जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बेटा, हम जंगल में हैं, परंतु हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि गांव में बाढ़ आ चुकी है और ये बाढ़ धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव तक पहुँच जाएगी। हो सके तो इस जंगल में भी बाढ़ आ सकती है, परंतु ये जंगल गांव से ऊंचा है तो यहाँ बाढ़ को आने में समय लगेगा। जब तक यहाँ बाढ़ नहीं आती हम यहीं अपना गुजारा करेंगे। और देखो, हम जंगल से ज्यादा अंदर नहीं है, इसीलिए हमें जंगली जानवरों से भी खतरा नहीं है, परंतु फिर भी हमें इस जंगल में अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना पड़ेगा ताकि हम जंगल के जंगली जानवरों को खुद से बचा सकें। पर माँ, हम यहाँ पर अपना घर कैसे बनाएंगे? लकड़ियों से बेटा। ठीक है माँ, फिर मैं भी आपकी मदद करूँगा घर बनाने में। माँ, मैं अभी पेड़ों पर जाकर सारी लकड़ियाँ तोड़ लाता हूँ। नहीं बेटा, हमें पेड़ की लकड़ियों को नहीं तोड़ना। पेड़ से ही तो हम जीवित हैं। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और हम उन्हीं को काट दें, ये सही नहीं होगा। हम इन सूखी लकड़ियों से अपने घर को बनाएंगे। वो देखो, वो कुछ सूखे बांस के पेड़ और जमीन पर पत्ते और लकड़ियां रखी है ना, हम उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। तारा के बोलने पर पिंकी और राजू उसकी मदद करने लगते हैं और सूखी लकड़ियों को जमा करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पिंकी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब तारा राजू के साथ पिंकी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि पिंकी को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है और वह जमीन पर बेहोश अवस्था में पड़ी है। जिसके बाद तारा के आंखों के आंसू नहीं थमते और वह रोती हुई भगवान से बोलती है, हे भगवान, आखिर मेरा क्या कसूर है जो तुमने मेरी जिंदगी में इतने दुख लिख दिए? आखिर मेरी गलती क्या थी? पहले तो तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटे को भी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तारा रोकर भगवान से शिकायत कर ही रही होती है कि तभी एक आकाशवाणी होती है, तारा, ये सब तो बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने बच्चों को पेड़ के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई बांस का घर दूंगा जो हर स्थिति में खड़ा रहेगा। अब से तुम अपने बच्चों के साथ यहीं रहना। अब कुछ देर बाद पिंकी को भी होश आ जाता है। पिंकी के होश में आने के साथ ही वहाँ अपने आप एक जादुई बांस का घर भी बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद तारा अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर के अंदर आती है। माँ, आपने ये घर कब बनाया? ये घर तो अंदर से बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। दीदी, ये घर माँ ने नहीं बनाया, ये घर तो जादुई है जो अपने आप बनकर तैयार हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए।
जादुई बाज का घर बाहर से जितना छोटा होता है, अंदर से उतना ही बड़ा, मानो जैसे वह लोग किसी महल में आ गए हो। उस घर में तारा और उसके बच्चों के खाने पीने और जरूरतों के सामान और चीजें रखी थी, साथ ही पैसा और कुछ गहने भी। अब तारा अपने बच्चों के साथ उसी जादुई बाज के घर में रहने लगती है। तभी जंगल में भी तेज वर्षा होने लगती है और तेज वर्षा होने की वजह से सभी गांव में बाढ़ आ जाती है। कुछ देर बाद उसी गांव के लोग जंगल में आते हैं जिन्होंने तारा को निकाला था। तारा को उस गांव में बाज के घर में देख सभी लोग उसके पास आकर उससे मदद मांगते हैं, जिस पर तारा उन सभी से बोलती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बाढ़ किसी का नहीं होता। आपने मुझे बहन कहकर अपने गांव से निकाल दिया, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप सभी लोग मेरे घर में आ सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का कहर क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना बोलकर तारा उन सभी को अपने घर में आने देती है, लेकिन जादुई बाज का घर उन सभी बुरे लोगों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है, जिनके मन में लालच होता है, और कुछ अच्छे लोगों को उस घर में आने की इजाजत देता है। जैसे ही गांव के लोग उस घर में आते हैं, जादुई बाज का घर अपने आप बड़ा हो जाता है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग उसी जादुई बाज के घर में रहते हैं। और बाढ़ के खत्म होते ही सभी लोग एक बार फिर से अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तारा अपने बच्चों के साथ उसी घर में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई सोने का लहंगा। ये कहानी है माया नगरी की, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां होती थी। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी उनकी सुंदरता के पीछे अपना दिल दे बैठता था। उन्हीं में से एक थी प्रियल। प्रियल एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि अपनी चाची और चाचा के साथ रहा करती थी। उसकी चाची की एक लड़की थी जिसका नाम मिनी था। प्रियल की चाची और मिनी दोनों प्रियल से घर का सारा काम करवाते थे, क्योंकि प्रियल एक अनाथ लड़की थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। उसकी चाची और मिनी उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। घर का सारा काम करवाना, साथ ही साथ इतना सब करने के बाद भी उसे रोज रोज की जिल्लतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सब बातें उसके लिए आम हो चुकी थी। प्रियल घर का सारा काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठती है, तभी उसकी चाची उसे आवाज लगाते हुए कहती हैं, अरे ओ मुफ्तखोर, कहाँ मर गई? कब से चिल्ला रही हूँ कि आकर मेरा सर दबा दे, दर्द के मारे फटा जा रहा है, लेकिन ये है कि परवाह ही नहीं है इसे मेरी। चाची जी, वो मैं खाना खा रही थी। खाना तो बाद में भी खा सकती है ना। एहसान मान मेरा कि तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़कर चले गए, एक मैं ही थी दयालु जिसने तुझे नई जिंदगी दी है। अच्छा, खाना पीना और कपड़े वगैरह सब एहसान की वजह से हैं, वरना आज कहीं भीख मांग रही होती। अभी दबा देती हूँ आपका सर। इतना बोलकर प्रियल अपनी चाची का सर दबाने लगती है। तभी वहाँ मिनी आ जाती है और प्रियल से कहती है, अरे ओ कामचोर, मिल गया काम चोरी करने का मौका। हाँ, मुझे खाना कौन देगा? तेरा मरा हुआ बाप। दीदी, जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ भी मत बोलो। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो कुछ भी गिले शिकवे हैं वो आप मुझसे बोलो, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो। ओहो, तो इतना बुरा लग रहा है अपने उस मरे हुए बाप के बारे में सुनकर? यहाँ तुझे मुफ्त का खाना मिलता है ना, तो काम करेगी तभी मिलेगा, समझी? जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, और हाँ, मम्मी का सर दबाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मेरी कमर में बहुत दर्द है। प्रियल मिन्नी को खाना देने जाती है। खाना देने के बाद प्रियल अपनी चाची के कमरे में जाती है और उनका सर दबाने के बाद प्रियल अपनी बहन मिनी के कमरे में जाती है और फिर उसकी सेवा पानी करने लगती है। ऐसे ही प्रियल की जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही होती है। कुछ दिनों बाद माया नगरी के राजकुमार एक घोषणा जारी करवाते हैं कि माया नगरी के 10 सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़कियों को उसमें से हिस्सा लेना होगा। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उससे विवाह करेंगे, फिर चाहे वो लड़की अमीर हो या गरीब। ये घोषणा सुनते ही माया नगरी की बहुत सी लड़कियां इस सुनहरे अवसर के लिए खुद को तैयार करने लगती हैं। उन्हीं में से शामिल थी प्रियल की बहन मिनी।
ये घोषणा सुनने के बाद प्रियल की चाची अपनी बेटी मिनी और प्रियल से कहती है, अरे ओ निकम्मी प्रियल, अब मेरी बेटी मिनी की शादी होने वाली है, वो भी राजकुमार से। इन दिनों मेरी बेटी का तुझे खास ध्यान रखना है। राजकुमार से? वो भी दीदी की शादी? हाँ हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। अगर राजकुमार को विवाह करना भी होगा तो वो उन 10 लड़कियों में से मेरी ही बेटी को पसंद करेंगे। हाँ माँ, मैं कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं महल में जाऊँ तो राजकुमार की निगाहें बस मुझ पर ही टिक जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें और वरमाला लाकर मेरे गले में डाल दे। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा। और हाँ प्रियल, मेरी जल्दी से मेरी बेटी के लिए चंदन का उपटन बना दे। जल्दी से मेरे चेहरे पर लगाना है ताकि इसके चेहरे की रंगत और निखर जाए। प्रियल मिन्नी के लिए उपटन बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी चाची आ जाती है और उससे कहती है, अरे ओ निकम्मी, मैं एक केमिकल लेकर आई हूँ, इसे भी उपटन में डाल दे। इसे लगाते ही मेरी बेटी की खूबसूरती और निखर जाएगी। चाची, लेकिन अगर केमिकल डालने से दीदी को कोई नुकसान हो गया तो? अरे अच्छा अच्छा बोल, तू तो मेरी बेटी की सुंदरता से जलती है। तू तो चाहती ही है कि उसका विवाह राजकुमार से ना हो। उसकी चाची जबरदस्ती उस समय वो केमिकल उस उपटन में डाल देती है। थोड़ी देर बाद प्रियल अपनी बहन के चेहरे पर वो उपटन लगाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब मिनी अपना चेहरा ठंडे पानी से धोती है, वे पर लाल दाने हो जाते हैं। मिनी गुस्से से पागल हो जाती है और वो अपनी मम्मी के पास जाती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी गुस्से में प्रियल को मारने पीटने लगती हैं। प्रियल रोते हुए छत पर जाती है और आसमान में तारों को देखते हुए उनसे बातें करते हुए कहती है, आखिर मेरी क्या गलती थी? आखिर मेरी क्या गलती थी? मुझे कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मैंने तो चाची को मना किया था कि उसमें केमिकल मत डालो, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती खुद ही केमिकल डाला और जब दीदी का चेहरा खराब हो गया तो उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आखिर क्या गलती है? काश कि मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते। काश कि मैं भी खुद को सजाती और संवारती और राजकुमार के महल में जाती और राजकुमार मुझे देखते तो मैं अपने आप को कितना खास समझती। इतना बोलकर प्रियल रो ही रही होती है। तभी आसमान से एक परी आती है जो प्रियल से कहती है, प्रियल, क्या हुआ बेटा? आप कौन हो? मैं परी हूँ और मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। प्रियल परी को अपनी सारी बातें बताती है। थोड़ी ही देर बाद परी जादू से प्रियल को एक जादुई सोने का लहंगा देती है और उससे कहती है कि तुम भी राजकुमार के महल में जाना चाहती हो तो तुम इस लहंगे को पहनकर राजकुमार के महल में जाना। राजकुमार तुम्हें देखते ही रह जाएंगे क्योंकि तुम वाकई में बहुत सुंदर हो और ये लहंगा पहनने के बाद तुम्हारी सुंदरता और निखर जाएगी। और ये एक जादुई लहंगा है, तुम इसे संभाल के रखना। कभी भी किसी भी बुरे के हाथ में ये लहंगा नहीं आने देना, क्योंकि अगर किसी बुरे ने इस लहंगे का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये उस पर अपना उल्टा जादू कर सकता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए इस लहंगे को बुरे लोगों से बचा कर रखना। परी लहंगा देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही राजकुमार के महल में माया नगरी की 10 सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां वहां हिस्सा लेती हैं। राजकुमार बारी बारी सभी लड़कियों के साथ डांस करता है, बातचीत करता है और राजकुमार को कोई भी लड़की उसके अनुसार नहीं लगती। थोड़ी देर बाद प्रियल जादुई लहंगा पहनकर उस महल में आ जाती है। जैसे ही राजकुमार की नजर प्रियल पर जाती है, वो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करता है। फिर उसे अपने सिंहासन के पास लेकर जाता है और जयमाला लेकर उसके गले में डाल देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
आंख निकालने वाली चुड़ैल। बरगद नगर नाम के सुंदर से गांव में कुछ गांव वासी रहा करते थे। उस गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। इस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। सभी लोग उस चुड़ैल के बारे में जानते थे और वो सभी लोग उस जंगल में जाने से डरा करते थे। परंतु फिर भी लोगों को बाजार जाने के लिए उस जंगल से ही होकर जाना पड़ता था। कोई भी उस जंगल में अकेला नहीं जाया करता था, क्योंकि वो चुड़ैल लोगों को अगवा कर लेती थी और अपनी गुफा में ले जाकर उनकी आंखें निकाल लिया करती। ऐसे ही एक दिन उषा नाम की औरत अपने घर में काम कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। दीदी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसी वक्त यहाँ आ जाओ। मैं घर में अकेली हूँ, माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत जरूरी है। रिया, अभी तो रात हो रही है और तुझे तो पता है गांव से बाहर निकलने का रास्ता जंगल से होकर निकलता है और उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों की आंख निकाल लिया करती है। मैं इस वक्त नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं घर से बाहर निकले तो वो चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी और अपनी गुफा में ले जाकर मेरी आंख निकाल लेगी। दीदी, मेरे पास यहाँ कोई नहीं है और माँ को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी माँ मर जाएगी। अपनी माँ की हालत के बारे में सुनकर उषा से रहा नहीं जाता और वो अपने पति देव से बोलती है। देव, मुझे मेरी मायके जाना होगा। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रिया घर पर बिल्कुल अकेली है और तुम्हें तो पता है माँ जहाँ रहती है वहाँ आसपास में ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई पड़ोसी जिससे रिया मदद ले सके। मेरा माँ के पास जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाना ही होगा। तभी वहाँ उषा का बड़ा बेटा आ जाता है और वो अपनी माँ से बोलता है। माँ, रात हो रही है और आपको तो पता है ना कि गांव से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ जंगल है। आप उस जंगल में गई तो चुड़ैल आपको पकड़ लेगी। और अगर नहीं गई बेटा तो मेरी माँ मर जाएगी। इतना बोलकर देव और उषा वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों थोड़ी ही दूर जाते हैं कि रास्ते में उसे वो चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत डर जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं। चुड़ैल, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारा जाना बहुत जरूरी है। चले जाना अपनी आंखें देकर, क्योंकि मेरा तुम्हारी आंखें निकालना बहुत जरूरी है। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमें जाने दो। मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं चुड़ैलों की रानी बन सकूं। और आज बहुत दिनों बाद कोई इंसान मुझे मिला है। तुम इंसान बहुत तेज हो। तुम्हें मेरे बारे में जब से पता चला है तब से तुम लोगों ने रात में आना ही बंद कर दिया। इसीलिए मैंने ये छल रचा और तुम्हें अपने पास बुलाया। क्या ये सब तुम्हारा जाल था? चुड़ैल, ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम मामूली इंसान मेरा बिगाड़ भी कह सकते हो। मुझे तो बस तुम्हारी आंखें चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर चुड़ैल देव और उषा को अपनी गुफा में ले जाती है और उन दोनों की आंखें निकालकर अपनी माला में जोड़ देती है और सुबह होते ही देव और उषा को जाने देती है। उषा और देव गांव में जाकर सारी बात गांव वालों को बताते हैं। भाइयों, वो चुड़ैल अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। पहले वो अकेले इंसान को पकड़कर उसकी आंखें निकालती थी, पर अब वो किसी से नहीं डरती। तुम अकेले जाओ या किसी के साथ, अब वो सबकी आंखें निकाल लेती है। और तो और अब वो खुद तुम्हें अपने पास बुलाएगी, तुम्हारे साथ छल करेगी। छल? कैसा छल देव भाई? भैया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कल रात को मेरे घर पे मेरी बहन का फोन आया था। उसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ना चाहते हुए भी मुझे देव के साथ अपने घर के लिए निकलना पड़ा। जब हम जंगल गए तो उस चुड़ैल ने हम दोनों को पकड़ लिया और उसने हमें बताया कि ये सब उसी का बिछाया हुआ जाल था और फिर उसने हम दोनों की आंखें निकाल ली। इसीलिए भाइयों, अगर आप लोगों को अपनी आंखें और अपनी जान बचानी है तो चाहे कुछ भी हो जाए, रात को अपने घर से बाहर मत निकलना। जिसके बाद सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं और वो लोग चाहे कुछ भी हो जाए पर रात को अपने घर से नहीं निकलते। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, ये गांव वाले बहुत तेज हैं।
अब ये गाँव वाले तो मेरे जाल में भी नहीं फंस रहे। लगता है ये लोग मेरे चुड़ैलों की रानी बनने के सपने को पूरा नहीं होने देंगे। अब इन्होंने रात में आना बंद कर दिया, मेरे छल में भी नहीं आ रहे। अब मुझे दिन में ही निकलकर इन लोगों के गांव में जाकर इनकी आंखें निकालनी होंगी, तभी मेरी ये माला पूरी होगी और चुड़ैल की देवी मुझसे प्रसन्न होगी और फिर जाकर वो मुझे चुड़ैलों की रानी बनाएगी। इतना बोलकर अब वो चुड़ैल खुद रात को गांव में जाने लगती है और अपना रूप बदल कर लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती है। जो कोई भी दरवाजा खोलता, चुड़ैल उसके घर में घुसकर उसकी आंखें निकाल लेती और अपना असली रूप उन्हें दिखाकर उनकी जान ले लेती है और जान लेकर खुद से बोलती है, तुझे मरना बहुत जरूरी था। अगर मैं तुझे नहीं मारती तो तू सभी गांव वालों को बता देता कि मैं खुद गांव में आकर अब तुम लोगों की आंखें निकाल रही हूँ, इसीलिए तेरा मरना तो बहुत जरूरी था। इतना बोलकर चुड़ैल आंखें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है और अपनी माला में जोड़ देती है। देखते ही देखते उसकी माला पूरी होने को आ जाती है और हर रोज की तरह इस रात को भी चुड़ैल गाँव में जाती है और अपना नया शिकार ढूंढती है, पर उसे इस बार कोई नहीं मिलता। जिसके बाद उसकी नजर एक पंडित पर पड़ती है जो कि मंदिर के बाहर सो रहा होता है। उस बाबा को देखकर चुड़ैल हंसती है और खुद से बोलती है, मिल गया मुझे मेरा आखिरी शिकार। अब इस बाबा की आंख निकालकर मैं अपनी माला पूरी करूंगी और फिर मैं चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और बाबा को दूर से आवाज आने लगती है। बाबा की आंख खुलती है और जब बाबा उस लड़की को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है। उसके बाद बाबा मन ही मन खुद से बोलते हैं, मूर्ख चुड़ैल मामूली पंडित समझ रही है, पर इस चुड़ैल को क्या पता कि ये हम सभी गांव वालों की चाल है, इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। चुड़ैल, आज तेरा आखिरी दिन है। आज तू किसी की आंख नहीं निकाल पाएगी, बल्कि आज मैं तुझे अपनी दिव्य शक्ति से इस बोतल में कैद कर दूंगा। अरे बेटी, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? अगर वो चुड़ैल आ गई तो वो तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। बाबा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, आप प्लीज मेरी मदद करिए। यहाँ कोई अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा। आप मुझे भले इंसान लग रहे हैं, प्लीज आप मेरे पास आकर मेरी मदद कीजिए ना। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के पास जाता है। बाबा के आते ही चुड़ैल उसकी आंखों पर वार करती है और उससे पहले बाबा उसके गले में रुद्राक्ष की माला डाल देता है और उस चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। इसके बाद वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और बाबा उसकी राख को अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल के खौफ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं।